नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, क्लास 10th में हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने पहले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1 व्हाट इज़ नेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टडी किया। सेकंड वीडियो में हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 को स्टडी किया। थर्ड वीडियो में हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन और इटली की यूनिफिकेशन और जो ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज केस था उसको स्टडी किया। अब जो हमारा इस चैप्टर का फाइनल और जो लास्ट वीडियो है इसमें हम ये 2 टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ में जो पूरा चैप्टर है उसका एक रिवीजन भी करेंगे। तो जो हमारे लास्ट 2 टॉपिक है वो इस प्रकार से होंगे, विजुलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसके अलावा जो पहले के 3 वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन देखा था और फिर लास्ट में जो ब्रिटेन की जो केस जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन था कि किस प्रकार से ब्रिटेन में एक प्रकार से रिवॉल्यूशन नहीं होता है, कोई बड़ा विद्रोह नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एक देश बनता है। ठीक, अब देखो हमारा जो 6th टॉपिक है वो है विजुलाइजिंग द नेशन। तो देखो क्या होता है कि हमेशा जो कोई भी जो देश होता है उसमें जो कॉमननेस की जो फीलिंग आती है, तो वो जो फीलिंग आती है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट से आती है। जैसे कि म्यूजिक से वो फीलिंग आती है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसे क्या है हिंदुस्तान होता है जो देश है उसकी फीलिंग आ रही है। आर्ट है, आर्ट के द्वारा चित्रकार चित्र बना के उस देश की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोइट्स होते हैं, जो कलाकार जो होते हैं वो भी देश की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी देश की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी प्रकार से जो देश है ना उसकी फीलिंग को जो विजुलाइज किया जाता है तो उसको इसमें स्टडी करेंगे। तो जिस प्रकार से जब जर्मनी का यूनिफिकेशन चल रहा था या फिर फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस कंट्री की जो फीलिंग थी ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के जो चित्रकार थे ना उन्होंने भी डिफरेंट पेंटिंग्स बनाए। जैसे जो ये पेंटिंग ये मरियानी की है, ये जो एक प्रकार से जो फ्रांस है ना उसकी एल्गोरी है। एक प्रकार से देखा जाए तो फ्रांस की जो मदरलैंड है ना उसको रिप्रेजेंट करती है ये मरियानी, है ना। उसी प्रकार से जो जर्मेनिया थी, जर्मेनिया भी क्या थी, जो जर्मनी है ना उसकी जो नेशनल फीलिंग है, जो कॉमननेस की जो फीलिंग है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो देखो जैसे सिंपल सी बात है, जैसे भारत माता है, ये भारत माता की पेंटिंग है। भारत माता की पेंटिंग जो है ना अवनींद्रनाथ ने बनाई थी, अवनींद्रनाथ ने, है ना। तो इस पेंटिंग से भी जो क्या थी, भारत की जो कॉमननेस की जो फीलिंग है ना उसको रिप्रेजेंट करती थी। और देखो हमारे CBSE में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भारत माता की पेंटिंग और जर्मनिया की जो पेंटिंग है ना उसको कंपैरिजन देना था। तो हालांकि इस चैप्टर में भारत माता का जिक्र नहीं है, मतलब वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जब हमारा सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड चैप्टर है ना द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें भारत माता को मेंशन किया जाएगा। तो पहले CBSE ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो ये है मरियानी, ये है फ्रांस की नेशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। जो जर्मेनिया है वो जर्मनी की नेशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, और जो भारत माता है वो भारत की फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब देखो इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे मरियानी है तो ये है सी वाज रिप्रेजेंटेड एज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, जो क्रांति हुई थी, तो लिबर्टी जो स्वतंत्रता था वहाँ का सबसे बड़ा वर्ड था। जैसे आपको याद होगा क्लास 9th में हमने स्टडी किया था, लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो 3 वर्ड्स, 3 नारे थे वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से आए। तो ये सिंबलाइज करती थी, उसको प्रतीक है ये, है ना, लिबर्टी की। इसके अलावा ये जो इनकी कैप है, जैसे कि हमने क्लास 9th का जो चैप्टर था उसमें जो सिम्बल्स थे वो क्यों स्टडी किए जाते हैं तो वो भी हमने देखे थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कैप थी ना, रेड कैप, उस सिंबल का मतलब था लिबर्टी। जैसे हमने जैकोबिन क्लब का जो सिंबल देखा था उसमें भी एक कैप थी, तो ये किसका सिंबल है, लिबर्टी का, है ना। इस प्रकार से ये एक प्रकार से सेंस ऑफ लिबर्टी अमंग सिटीजन, यानी लोगों के अंदर जो आज़ादी की जो भावना है ना उसको जागृत करने का एक तरीका था ये स्कल्पचर। कौन, मरियानी का, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रांस की नेशनल फीलिंग को। उसी प्रकार से जो जर्मेनिया थी, जर्मेनिया भी फीमेल एलोगोरी है, कहाँ की,
जर्मनी की। इसके अलावा जो जर्मेनिया है उसने एक क्राउन पहन रखा है, यानी मुकुट है उसके सिर पे, जो कि जर्मन ओक जो है पेड़ होता है ओक, उसकी पत्तियों का बना हुआ क्राउन है। और जो ये जो पत्तियाँ हैं ये सिंबलिज्म है, सिंबल है ये प्रतीक है किसका? हीरोइज्म का। हीरोइज्म का मतलब होता है वीरता का, यानी आपको जर्मनी के लिए लड़ना है, जर्मनी की यूनिफिकेशन में आपको फाइट करना है ना। इसके हाथ में ओलिव लीव्स हैं जो कि एक प्रकार से फाइट और जो जर्मनी की यूनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही देखो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको जब एग्ज़ाम में ऐसा पहला पूछा जा सकता है, या फिर जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, तो इनमें से कोई भी एक पिक्चर डाल दी जाएगी, जैसे इसको डाल दिया गया है, इसको डाल दिया गया, तो पूछ सकते हैं कि MCQ में कि ये किसकी पिक्चर है, या फिर इन दोनों की पिक्चर को एक साथ रख के बोलेंगे कि इनको कंपेयर कीजिए, इनमें तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मरियानी थी वो थी फ्रांस की रिप्रेजेंटेटिव, और जर्मेनिया है वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है, और भारत माता किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडिया को। ठीक, तो इस प्रकार से विजुअलाइजिंग द नेशन हमने देखा। इसके अलावा दूसरी पेंटिंग्स भी इसमें दी गई है, जैसे कि एक पेंटिंग में तो जो जर्मनी है ना वो फोलन है, यानी वो गिरी हुई पड़ी है। इसका मतलब है कि जर्मनी है ना उसका यूनिफिकेशन अब रुक चुका है, यानी जर्मनी कमज़ोर पड़ गया है। जबकि दूसरी जो पेंटिंग है फिगर 19 में हमारी टेक्स्ट बुक में, वो है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। जो राइन नदी है ना, वो जो क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एरिया है जर्मनी का, तो उसको गार्डिंग कर रही है, मतलब उसकी सुरक्षा कर रही है। तो एक प्रकार से नेशनल फीलिंग को उससे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब देखो हमारा जो लास्ट एंड जो फाइनल टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। जैसा कि नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम characterized by the promotion of the interest particular nation, especially with aim of gaining and maintaining sovereignty over the homeland। यानी कि एक प्रकार से ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है राष्ट्रवाद, जिसमें उसकी जो संप्रभुता होती है, सावंटी जो होती है, वो बनी रहे। उस फीलिंग को जो रिप्रेजेंट करता है वही नेशनलिज्म होता है। देखो सबसे ख़ास बात है कि जो नेशनलिज्म है ना, ये तो ये हो गया हमारा, लेकिन इम्पेरियलिज्म क्या होता है? देखो इम्पेरियलिज्म को हिंदी में कहा जाता है साम्राज्यवाद। तो एक समय में जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग चल रही थी, यानी वो देश यूनिफाइड होना चाह रहे थे, आज़ाद होना चाह रहे थे, वहाँ से मोनार्की को हटा के रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश कर रही थी, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने इंग्लैंड में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी। इसके अलावा स्पेन था, स्पेन ने लैटिन अमेरिका में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी। जर्मनी ने भी अफ्रीका के कई सारे देशों में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी, है ना। इटली ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी। तो दूसरे देशों में जब शासन स्थापित किया जा रहा था, किसके लिए? ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए, व्यापार को अच्छा करने के लिए, और एक दूसरे में इनमें कंपटीशन था सभी देशों में, जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो इस कंपटीशन में ये आगे निकलने के लिए और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जो दूसरे देश थे, चाहे वो एशिया के हो, चाहे वो अफ्रीका के हो या साउथ अमेरिका के हो, तो उनको ऑक्यूपाइड कर रहे थे, ये उनमें कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो ये जो कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे ना, तो यही एक प्रकार से इम्पेरियलिज्म था इनका। और पता है जब ये वहाँ पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर लेते थे तो वहाँ पे इनका शासन होता था, और अपने ट्रेड्स के बेनिफिट के लिए उन देशों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, और वहाँ की जितनी भी पॉलिसीज़ थी ना उनको भी यही डिसाइड करते थे। तो एक प्रकार से जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो ब्रिटेन का ही बना। इम्पेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ब्रिटेन का जो शासन था वो शायद वर्ल्ड में शायद नहीं, हकीकत में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो ब्रिटेन का ही था। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटेन साम्राज्य है ना, उसमें सूर्य का कभी सनसेट ही नहीं होता है, यानी कि पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी। तो ये हो गया हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। देखो ये जो इम्पेरियलिज्म यहाँ पे टॉपिक पुट किया है ना, ये टॉपिक हमें अगला जो हमारा चैप्टर है
नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर, तो वो उसकी शुरुआत है, क्योंकि इम्पेरियलिज्म से इंडिया भी प्रभावित था, क्योंकि हम किसकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे हम, है ना। तो यहीं से हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा ना, वो शुरुआत होगी। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग हमने यूरोप में देखी, जिसमें हमने देखा है किस प्रकार से जो देश हैं वो बनना चाहते हैं, तो वहीं से इंडिया में भी वही चीज़ हम स्टडी करेंगे। अब देखो, इसके अलावा जो नेशनलिज्म की फीलिंग तो थी, साथ में इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा बाल्कन इशू। तो देखो, सबसे पहले जो बाल्कन रीजन है ना, उसको देख लेते हैं। तो ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप के मैप में ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को बाल्कन रीजन कहा जाता है ना। ये पूरा रीजन देखो यहाँ पे, ये बाल्कन, इसके ऊपर रोमानिया है, इधर ऑस्ट्रिया है, और ये ओटोमन यानी तुर्की। देखो, तुर्की और इटली के तो पूर्व में, और यूक्रेन के साउथ में, और तुर्की के पश्चिम में, ये जो रीजन है ना, ये बाल्कन रीजन है, इसको बाल्कन रीजन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो देश है ना, वो सर्बिया है, अल्बेरिया है, रोमानिया है, ये देश यहाँ पे है। अब ये बहुत लंबे समय से जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर मतलब जो तुर्की का शासन था, तुर्की को ही पहले ओटोमन एम्पायर कहा जाता था, तो इसका शासन यहाँ पे था इस पूरे रीजन में। ठीक, जैसे ग्रीस जो था, पहले हमने ग्रीक इंडिपेंडेंस को देखा था, इसी से पहले वाले जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें, तो हमने देखा था किस प्रकार से जो ग्रीक है ना वो आज़ाद होता है। उसी प्रकार से जो बाल्कन है ना वो, अब देखो, एक तरफ तो यूरोपियन पावर्स हैं, दूसरी तरफ ओटोमन पावर है। इंग्लैंड का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, फ्रांस भी एक पावर होता है। तो यूरोपियन जितनी भी पावर्स है वो इस रीजन में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, और यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेयर करती है कि अलग अलग जो छोटे छोटे, कई सारे छोटे छोटे देश होते हैं यहाँ पे बाल्कन में, ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे कई छोटे छोटे देश होते हैं। तो हर कोई जो देश है ना, चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, या फिर फ्रांस हो, यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, और इन देशों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे बने। साथ ही साथ में उधर ओटोमन एम्पायर है, वो भी इस जगह में अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो टेंशन का एरिया क्रिएट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं यहाँ पे, यानी एक प्रकार छोटे नहीं होते, बहुत बड़े युद्ध होते हैं। तो देखो, disintegration of Ottoman Empire and spread of nationalist idea in Europe made this area very explosive। तो एक प्रकार से तो क्या होता है, इस समय में जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बाद जो ओटोमन एम्पायर है ना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, यानी पावरफुल नहीं रहता है। दूसरा, इस तरफ जो पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो फैल जाती है, तो इसका असर बाल्कन जो रीजन है यहाँ पे भी आता है। तो ये भी देश अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये जो पूरा रीजन है ना एक्सप्लोजिव हो जाता है, यानी विस्फोटक हो जाता है, यानी बारूद का काम करता है। इस जगह पे छोटे छोटे देश होते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। साथ में जो रिवोल्यूशनरीज हैं इस रीजन के, वो डिमांड करते हैं किसकी, इंडिपेंडेंस की। अब ये जो पूरा रीजन है ना, इसका कुछ भाग तो ऑस्ट्रिया के पास है, कुछ भाग ओटोमन एम्पायर के पास है। तो इससे क्या होता है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, है ना। तो साथ ही साथ में ऑस्ट्रिया और जो ओटोमन एम्पायर है वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो एक प्रकार से जो बाल्कन जो रीजन है वहाँ पे ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनके बीच में जो कंपटीशन होता है, पोलैंड, रशिया के बीच में जो कंपटीशन होता है, तो इससे क्या होता है, अलाइंसेस बन जाती है। एक अलाइंस तो ये हो जाती है, एक अलाइंस ये हो जाती है, और इसी के कारण यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है बाल्कन इशू के कारण ही। तो देखो इसमें कह रहे हैं, आफ्टर द बाल्कन स्टेट गोट इंडिपेंडेंस दे वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। अब देखा जाए तो छोटा सा तो रीजन है ये, देखा जाए तो काफ़ी छोटा रीजन है ये, गोवा से भी छोटा, छोटे छोटे देश होते हैं यहाँ पे। तो वो एक दूसरे की टेरिटरीज में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी वो ओटोमन एम्पायर की हेल्प ले रहे हैं, कभी ऑस्ट्रिया जो एम्पायर उसकी हेल्प ले रहे हैं, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस की। तो इससे क्या वहाँ पर टेंशन कंटिन्यू बढ़ रही है। तो ये जो टेंशन बढ़ती जाती है ना, तो इसमें जो दूसरी बड़ी पावर्स जब इसमें इंटरफेयर करती हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन भी जब इसमें अपना डोमिनेंस और अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करती है ना, तो इसी के कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना वो शुरू हो जाता है यूरोप में। तो देखो एक प्रकार जो बाल्कन इशू है ना,
वो भी नेशनलिस्ट फीलिंग से इन्फ्लुएंस होता है। वहाँ पे भी कई सारे देश जैसे कि सर्बिया, अल्बानिया, रोमानिया, ये जो देश है ना, ये आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद ये अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं। जब ये अपनी टेरिटरीज, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ये जो देश है ना, ये भी वहाँ पे शामिल हो जाते हैं और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तो इस प्रकार से हमने बाल्कन इशू को भी स्टडी किया। देखो यहाँ पे ये देखा जाए ना, तो जैसा कि हमने जो डेट शुरू में जो देखा था, ये रहा, शुरू में हमने देखा था कि 1797 से लेकर 1905 तक की जो हिस्ट्री है ना, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो बाल्कन इशू है ना, ओटोमन एम्पायर वाला और बाल्कन इशू, ये लास्ट टॉपिक था हमारा, तो हमने इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब देखो ये जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसको एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं इसका, है ना। तो देखो ये जो पूरा चैप्टर है इसको हमने टोटल 7 टॉपिक में डिवाइड किया था। फर्स्ट टॉपिक था हमारा नेशनलिज्म एंड नेशन। तो नेशन के बारे में हमने जाना था, जहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है और उस पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कौन रहती है, एक पॉपुलेशन रहती है और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने वाली एक गवर्नमेंट होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेशन, देश, कंट्री। और उनकी एक कॉमन रेस होती है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन लैंग्वेज होती है ना, तो उसको कहा जाता है नेशन। जब वो नेशन के अंदर एक आइडिया होता है, एक मूवमेंट होता है और उस नेशन के अंदर कॉमननेस की फीलिंग आती है ना, और वो एक देश बनने की जो उसमें ललक होती है, तो उसको कहा जाता है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, है ना। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। फिर इसके बाद हमने फ्रेडरिक जो सरियू थे, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी 1848 में अपने इमेजिनाइजेशन से, जिसमें उन्होंने यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेटिक और जो सोशल रिपब्लिक्स बन रहे हैं उसको प्रेजेंट किया था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी ये, इसके राइट हैंड पे चार्टर है जिसमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं लोगों को। इस जो लेफ्ट हैंड है उसमें टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, ये टूटे हुए अवशेष है पुराने जो मोनार्की है उनकी। और जो कोई भी फ्लैग जब इस स्टैचू को क्रॉस कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। और इसी तर्ज में यूरोप के बाकी जितने भी देश हैं इस पूरी लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही है पेंटिंग। इसके बाद हमने जाना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो एक नेशन का आइडिया आया उसको हमने स्टडी किया। इसके बाद तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने जाना कि पहली बार जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको हटा के फ्रांस के अंदर रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है। जब वहाँ पर रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है ना, तो रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बाद लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म लॉ होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है फ्रेंच पीपल्स की। इसके अलावा आइडिया ऑफ ला पेट्रे, जैसे ला पेट्रे का मतलब होता है पितृभूमि। बाकी जितने भी देश है ना वो मदरलैंड बोलते हैं। जैसे भारत हुआ, भारत माता हो गई, जर्मेनिया हो गई, जर्मन माता, जो जर्मेनिया हो गई तो जर्मनी की माता हो गई, मदरलैंड हो गई। पर जो फ्रांस है ना वो ला पेट्रे की फीलिंग को मानता है, वहाँ की जो भूमि है ना, जो ज़मीन है ना, उसको पितृभूमि मानता है। तो ला पेट्रे, ला सिटियोन की फीलिंग आई, न्यू फ्लैग आया। इसके अलावा जो स्टेट जनरल थी उसका नाम क्या बना, नेशनल असेंबली बनी। तो ये जो रिफॉर्म हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो फ्रांस एक नेशन के रूप में आया। ठीक, इसके बाद हमने नेपोलियन का राइज देखा। तो 1719 से लेके 1815 तक वो फ्रांस का सम्राट बना और इसी दौरान उसने सिविल कोड ऑफ 1804 को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे, जहाँ पे उसने पूरे जो रीजन फ्रांस, यूरोप के अंदर जो रीजन उसने जीते थे। ठीक, तो उसने कई सारे रिफॉर्म किए और उसका असर, उस जो रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने किए, तो इस रिफॉर्म से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था ना वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। और जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको उसने पूरे यूरोप में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, इसके बाद हमने जो हमारा जो सेकंड वीडियो था उसमें जिसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें एरिस्टोक्रेसी को जाना। तो एरिस्टोक्रेसी एक प्रकार से डोमिनेट क्लास थी जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। जबकि जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास एक न्यू वर्किंग क्लास था जिसमें बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये एजुकेटेड क्लास थी। और नेशनल फीलिंग की बात करते थे, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते, यूनिफिकेशन की बात करते थे।
है ना। और ये बात करते थे कि जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों को प्रिविलेज मिले हुए हैं बर्थ के बेस पे, जन्म के आधार पे विशेषाधिकार मिले हुए, इनको समाप्त किया जाए, इसको जाना। इसके बाद हमने जाना व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इसमें हमने जाना कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो लिबरलिज्म को हिंदी में कहा जाता है उदारवाद, और ये लैटिन जो वर्ड है उस लिबर से बना है जिसका मतलब होता है फ्री। तो ये यूरोप में 1815 के बाद ये डिमांड करते थे कि फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल को व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, उसको बराबरी होनी चाहिए, है ना, कानून के समक्ष उसकी बराबरी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट बने ना तो लोगों की सहमति के आधार पे बने, कंसेंट से लोगों की गवर्नमेंट बने, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, ये राइट टू वोट की बात करते हैं, सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट की बात करते हैं। और देखो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं यही रिवोल्यूशनरी होते हैं। जो मैजिनी था ना वो भी लिबरल नेशनलिस्ट ही था, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो जाता है और बाद में रिवोल्यूशन को शुरू करता है। देखो 1789 में जो रिवोल्यूशन होता है ना वो रेडिकल रिवोल्यूशन है, लेकिन इसके बाद फ्रांस में जो 1848 में जो सेकंड रिवोल्यूशन होता है ना वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा ही होता है, वो रेडिकल रिवोल्यूशन नहीं होता है इतने जितना 1789 का रिवोल्यूशन है फ्रांस का। ठीक, इसके बाद हमने न्यू कंजर्वेटिविज्म को जाना। भाई 1799 से लेके 1815 तक तो नेपोलियन बोनापार्ट शासक था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है तो फ्रांस में उसने जितने भी रीजन जीते थे उनको वापस डिसइंटीग्रेशन कर दिया जाता है, और उसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये जो देश है ना जो नेपोलियन को हराते हैं तो वो उस पर वापस कब्जा कर लेते हैं और फ्रांस को छोटा कर देते हैं। इसके अलावा जो पुरानी डायनेस्टीज़ हैं उसको फ्रांस के अंदर भी रिस्टोर करते हैं, मतलब वापस स्थापित कर देते हैं बुर्बोन डायनेस्टी को, और जो दूसरे यूरोप के देश हैं वहाँ पे भी जो मोनार्की उसको वापस पावरफुल कर देते हैं। और ये जो न्यू कंजर्वेटिविज्म है इसको पावरफुल किया जाता है ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा। इसको वियना कांग्रेस भी कहा जाता है जो कि 1815 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मैटरनिक ने। तो 1815 से लेकर 1848 का जो टाइम पीरियड है ना उसको एज ऑफ मैटरनिक सिस्टम भी कहा जाता है। इसको यूरोप का पुलिसमैन कहा जाता है, काफ़ी दमदार लीडर रहे थे इस ज़माने में ये। ठीक, इसके अलावा हमने जाना है कि जो कंजर्वेटिविज्म था वो बिल्कुल सेंसरशिप इम्पोज कर दी उसने, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स सबको बैन कर दिया, लिबर्टी और फ्रीडम को बिल्कुल बैन कर दिया, है ना। इसके बाद हमने रिवोल्यूशनरीज को जाना। तो देखो 1815 के बाद 1822 तक तो लगभग पूरी तरीके से जो रिवोल्यूशनरी थे ना लिबरल जो थे वो सामने नहीं आए, लेकिन बाद में जो लिबरल थे ना जो उदारवादी लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होकर उन्होंने क्रांतिकारी जो घटनाएं थी उनको शुरू कर दिया, है ना। जैसे कि उनमें सबसे जो बड़ा नाम था वो मैजिनी का था। मैजिनी ने सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश करी, और पता है जब मैजिनी ने सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश करी तो इन्हीं की तर्ज में यूरोप के जो दूसरे रिवोल्यूशनरी थे ना उन्होंने भी अपने अपने देशों में सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, और देशों को इंटीग्रेशन करने के लिए, उनका यूनिफिकेशन करने के लिए अपने क्रांतिकारी विचार पूरी यूरोप में फैलाए। इसके बाद हमने एज ऑफ रिवोल्यूशन को स्टडी किया, यानी कि हमने 1815 से लेके 1830 तक की स्टडी कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने 1830 से 1848 का जो टाइम पीरियड है उसको स्टडी किया। तो देखो 1830 से 1800 जो टाइम पीरियड था इसमें हमने जाना कि अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे और उनको क्रांतिकारियों का भी सपोर्ट था, तो उन्होंने पहली बार 1830 में विद्रोह किया, और फ्रांस से जो बुर्बोन डायनेस्टी है उसको हटा दिया जाता है फ्रांस के अंदर से। और जब फ्रांस से हटा दिया जाता है तो उसका असर बाकी देशों में भी पड़ता है। तो उन्हीं देशों में से एक होता है ग्रीक। तो जो ग्रीक है ना वो कहीं 15वीं सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के अंडर होता है। इस टॉपिक में हमने ये जाना था। तो इसको भी आज़ाद करा दिया जाता है। तो 1821 से लेके 1832 तक इसकी आज़ादी की लड़ाई चलती है, और ग्रीक भी एक आज़ाद देश बन जाता है। इसके बाद हमने रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग को जाना। तो देखो जितने भी देश बने हैं ना वो सिर्फ युद्ध और रिवोल्यूशन से नहीं बने हैं, उसमें म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री इनका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है ना। इनसे भी कॉमननेस की फीलिंग आती है। इसके बाद हमने हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स को जाना। तो इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से जो यूरोप में 1830 के बाद ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई,
लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, गाँवों के लोग रोज़गारों की कमी के कारण शहरों में आए, तो शहरों में भी स्लम कच्ची बस्तियाँ बन गई। साथ में जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे, अभी भी उनके पास पूरा रिसोर्सेज थे। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस के जो लोग थे वो पेरिस की सड़कों में फरवरी 1848 में फ्रांस की सड़कों में आ गए और एक नया रिवोल्यूशन, और वापस जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की वो क्या बन गई, रिपब्लिक बन गई। और जितने भी मेल्स थे, यूरोप के जितने भी पुरुष थे, उनको वोटिंग राइट दे दिया गया, गारंटी दे दी गई राइट टू वर्क की। तो एक प्रकार से जब फ्रांस में कोई रिवोल्यूशन होता है तो उसका असर बाकी देशों में भी पड़ता है। तो जब 1848 में ये रिवोल्यूशन हुआ तो इसका असर इसका असर जर्मनी में भी पड़ा, इसका असर इटली में भी पड़ा, इसका असर पोलैंड में भी पड़ा, और इसका असर बाल्कन जो रीजन है ना वहाँ पे भी पड़ा। तो जब इस चीज़ को पता है मेटरनिक ने किस तरीके से बताया, इफ़ फ्रांस स्नीज रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। तो जब फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होती है ना तो इसका असर पूरे यूरोप में पड़ता है। तो इसी कारण से जो ये रिवोल्यूशन था इसका असर बाकी रीजन में भी आया। इसके बाद हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जाना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 को होती है। कहाँ पे, सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में। इसके बाद रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट को हमने जाना कि महिलाओं का भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन था, किसमें, नेशनलिस्ट मूवमेंट में। अलग अलग देशों में, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, सभी देशों में इनका पार्टिसिपेशन था। ये पॉलिटिकल मीटिंग्स को अटेंड करती थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी इन्होंने अटेंड किया, हालांकि इनको वोटिंग राइट नहीं था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, लेकिन अटेंड तो किया ना। इसके अलावा इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये न्यूज़पेपर चलाती थी। इस प्रकार से जो महिलाएं थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी नेशनलिस्ट मूवमेंट में। इसके बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को जाना। तो जो 19th सेंचुरी थी, जर्मनी एक कोई कंट्री नहीं थी, वो टोटल 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड थी। लेकिन 1864 से लेकर 1871 तक 3 युद्ध लड़े गए जर्मनी के द्वारा, और 7 ईयर्स के बाद जो जर्मनी है ना वो इस प्रकार का देश बन गया। जर्मनी पहले ऐसा था, 39 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइडेड था, लेकिन अब जर्मनी एक देश बन गया। तो इसको यूनिफिकेशन करने में जो सबसे बड़ा रोल था वो था ओटो वन बिस्मार्क का। और ओटो वन बिस्मार्क की पॉलिसी का नाम क्या था, ब्लड एंड आयरन, लो एवं रक्त की नीति। तो युद्ध, आर्मी की सहायता से जो ओटो वन बिस्मार्क है उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है तो इसका जो लीडर है ना वो रहता है पर्शियन, जो पर्शिया था ना वो इसका लीडर था। तो फाइनल में जो 1871 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है तो जो विलियम केसर है वो इसका किंग बनता है। इसके अलावा हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखा। तो इटली के भी 4 लीडर हैं। एक लीडर है मेजिनी, फिर उसके बाद गैरिबाल्डी, काहूर और इमैनुअल टू। तो देखो सबसे पहले जो इटली है ना वो भी 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट में डिवाइड है। तो इस प्रकार से फिर ये जो 7 ऑटोक्रेटिक स्टेट है इनको भी यूनिफाइड किया जाता है। तो जो डी काउर है वो डिप्लोमेट की सहायता से इसका प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा जो गैरिबाल्डी है वो आर्मी का लीडर होता है, और विक्टर एम्यूनल जब इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है तो वो इसका किंग बनता है। इसके बाद हमने जाना, इनको कंपेयर किया, है ना। ये फॉर्मेट आपको रखना है जब एग्ज़ाम दो ना आप, तो ये फॉर्मेट आपको रखना है। इसके बाद हमने ब्रिटेन का केस देखा। तो ब्रिटेन के केस में ये था कि वहाँ पे कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई रिबेलेशन नहीं हुआ, वो एक लंबी प्रोसेस से वहाँ का यूनिफिकेशन होता है। इसके बाद हमारा जो 6th टॉपिक था विजुलाइजिंग द नेशन, उसको हमने स्टडी किया कि किस प्रकार से जो मरियानी थी वो फ्रांस की है, जर्मीनिया जर्मनी की, और भारत माता भारत की है। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म को भी हमने स्टडी किया। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक था वो था बाल्कन इशू, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से बाल्कन इशू में कंपटीशन और इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस की जो एक लड़ाई चली ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि राष्ट्रवाद कभी भी कट्टर नहीं होना चाहिए, यानी वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रवाद के नाम पे इतनी भी देशभक्ति नहीं होनी चाहिए कि उस देश की मानवता को समाप्त कर दिया जाए, वहाँ की जो ह्यूमैनिटी है ना उसको समाप्त कर दिया जाए। तो मानवता के नाम पर राष्ट्रवाद को आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हिटलर ने ऐसा ही किया था। मानवता से छोड़ के, मानवता से परे जाके हिटलर ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया था। तो मानवता से परे
राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।